ये बच्चों, तो मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ काफी सारे सर्कल के बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से डिस्कस किए थे। तो उनको डिस्कशन में करने के बाद अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पैकेज से बिलोंग होंगे। और उस पैकेज में कई डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके साथ स्कूल्स में भी कॉमन होंगे, एज वेल एज आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी हम लोग उस पैकेज में एक्सरसाइज 1 तो काफी बेसिक थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2 के बारे में। तो एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन में जो भी मेन पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स आएंगे, वो सारे पॉइंट्स हम आपको एक एक करके समझाते चले जाएंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद सर्किल एक्सरसाइज नंबर 2 अकॉर्डिंग टू पैकेज। और इस पैकेज का जो पीडीएफ फाइल है वो आफ्टर द क्लास आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो हम लोग क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सबसे पहले स्क्रीन को शेयर करते हैं। स्क्रीन मैंने आपके साथ अब शेयर कर दी है। तो आई थिंक स्क्रीन सारे बच्चों को विजिबल है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज 2 का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे काफी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का एक लास्ट वाला क्वेश्चन है जो आप लोग ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसका पेजेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि उन पेजेस पे हम लोग सरलता पूर्वक काम कर पाए। तो सारे बच्चे जो लाइव डिस्कशन देख रहे हैं, आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी होगी कि भाई आप एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन करेंगे। और एक्सरसाइज 2 की जो भी मेन थ्योरी होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। लिखा है द पॉइंट 1, 2 लाइज इनसाइड द सर्किल। ये ट्रू है कि फॉल्स है। कोई भी पॉइंट सर्किल के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी होता है, सर्किल के पर भी लाई कर सकता है। इसके लिए मैंने आपको बच्चों कंडीशन बता दी थी। तो कंडीशन क्या थी, उस कंडीशन को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। तो आप लोग हेडिंग डालिए पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। यानी कि सर्किल के रिस्पेक्ट में अगर हम पॉइंट की पोजीशन निकालना चाहें, दैट मीन्स वो पॉइंट कहाँ पर है, सर्किल के अंदर है कि बाहर है। अगर हम पोजीशन निकालना चाहें तो बेसिकली इसका कंसेप्ट ये होता है कि अगर आप ये 3 तरह के सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं तो अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए, भले आप हाथ से ही कर लीजिए। तो पॉइंट या तो सर्किल के बाहर हो सकता है, पॉइंट या तो सर्किल पे लाई कर सकता है, पॉइंट या तो सर्किल के अंदर हो सकता है। ये 3 केसेस क्रिएट हो सकते हैं। अब बच्चों जो सर्किल की जनरल इक्वेशन है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है उसको हम लोग एस से अब रिप्रेजेंट करते हैं। एस होता है आपका x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये बच्चों सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें x² और y² दोनों के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। और इस सर्किल का जो सेंटर होता है वो होता है -g, -f। और जो रेडियस होती है वो होती है √g² प्लस f² माइनस c। तो बच्चों हम लोग इसको कंटिन्यूएशन में लेते हैं। और मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन भी यही था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको एज्यूम कर लीजिए भाई ये पॉइंट पी है। अगर हम इस पॉइंट पी को अगर हम सर्किल की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और पॉइंट को पुट करने पर अगर वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वो पॉइंट लाई करता है आउटसाइड दी सर्किल। और अगर हम उस पॉइंट को पुट करते हैं और इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो पॉइंट लाई करता है, कहाँ पे लाई करता है, ऑन दी सर्किल। और यदि हम उस पॉइंट को पुट करते हैं और आंसर आपका <0 आ जाता है, दैट मीन्स वो लाई करता है इनसाइड द सर्किल। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन में थ्योरी इन्वॉल्व है, तो आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर आप ये थ्योरी जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सरलता पूर्वक कर सकते हैं, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपको देखना होगा बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के बच्चों 3 पार्ट है, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मैंने क्या किया है,
अभी फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट एक साथ आपको कॉपी करके दे रहा हूँ और एक एक करके तीनों पार्ट्स का आपका डिस्कशन करूंगा। तो ये बच्चों आपका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ओपन कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा है, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। और अगर आप जानते हैं इन क्वेश्चंस के जवाब को तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर ए वाला पार्ट है तो उसमें सर्किल की जो भी इक्वेशन है उसको आप कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से। बच्चों जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो 2g है वो -2 हो जाएगा, 2f जो है वो 6 हो जाएगा और जो c है वो आपका 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स बच्चों यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी -1, f की वैल्यू आ जाएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बच्चों अगर आप सेंटर निकालना चाहें इस सर्किल का तो आप सेंटर बता सकते हैं, लेकिन सेंटर आपसे नहीं पूछा गया है। तो आप फिर भी प्रैक्टिस के लिए इसका सेंटर आप निकाल लीजिए। वो होता है -g, -f, दैट मीन्स 1, -3 हो जाएगा। और यदि आप रेडियस निकालना चाहें इस सर्किल की तो वो होती है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। इससे आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपसे ये पूछा नहीं गया। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि भाई ये सर्किल जो है, ये जो पॉइंट है, ये सर्किल पे लाई करता है नहीं करता है, यही आपसे पूछा जा रहा। तो तुम क्या करोगे, अब इस पॉइंट को उठा के सर्किल की इक्वेशन में पुट कर दो। तो 1² प्लस 2² -2 × 1 प्लस 6 × 2 प्लस 1, इसको बच्चों आप इवेल्युएट कर लीजिए। जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये आएगा 1 + 4 -2 प्लस 6 2 कितना होता है, 12 होता है, +1। तो बच्चों हो गया 1 + 4 -2 + 12 + 1। तो अगर आप इसको बच्चों इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4 + 1 5, 5 + 1 6 और 6 और 12 18। तो 18 -2, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 18 -2 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 16 क्या होता है बच्चों, 0 से बड़ा होता है। दैट मीन्स ये पॉइंट जो है बच्चों सर्किल के अंदर नहीं लाई कर रहा है, ये सर्किल के आउटसाइड लाई कर रहा है। तो इसने कहा था कि ये पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है, तुम कहोगे फॉल्स। ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इनसाइड तभी लाई करता जब ये पॉइंट पुट करने पर <<0 आता। अभी आपका क्या आ रहा है, <0 आ रहा है। दैट मीन्स ये पॉइंट कैसे लाई करेगा, आउटसाइड टू द सर्किल। बी वाला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। अब आपको बी वाले पॉइंट में कोई मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसको खुद से भी कर सकते हैं। आप सीधा सीधा उठा करके पॉइंट इस सर्किल की इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आपका बनेगा 6² प्लस 0² -4 × 6 प्लस 2 × वाई की बच्चों वैल्यू 0 है, -11। इसको बच्चों आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, जल्दी से आप इवेल्युएट कर लीजिए। तो ये आएगा 36 -24 -11। तो बच्चों ये वैल्यू जो भी आएगी तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 1 3। क्या आ रहा है ये आ रहा है बच्चों >0, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है 1 और 1 जो होता है बच्चों >0 होता है। और 1 अगर >0 है तो ये पॉइंट जो होगा आउटसाइड टू द सर्किल लाई करेगी। और इसने पूछा भी यही है कि पॉइंट क्या आउटसाइड लाई कर रहा है, तो आप कहेंगे यस लाई कर रहा है, ट्रू। उसके बाद बच्चों सी वाला पार्ट है। सी वाले पार्ट में कहा गया है क्या ये लाइन 3x + 5y + 9 = 0 ये सर्किल के लिए एक डायमीटर है। बच्चों अगर आपने सर्किल का डायग्राम दोबारा बनाएंगे तो आपको उसमें फील आएगा कि अगर हम कभी भी सर्किल के डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर आप कहीं से भी ड्रॉ करें, डायमीटर हमेशा सर्किल के सेंटर से ही पास करता है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं तो अगर आप ये बात जान चुके हैं कि भैया डायमीटर सर्किल के सेंटर से पास करता है, तो आप एक काम कर लीजिए। अगर ये डायमीटर की इक्वेशन सही होगी तो उसको सर्किल का सेंटर सेटिस्फाई करेगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप किसी भी तरह से गिवन सर्किल का सेंटर निकाल लीजिए। तो गिवन सर्किल आपका है x² + y² -4x + 6y + 5 = 0। तो बच्चों जब आप इसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन विच इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जो आपके स्क्रीन में लिखी भी हुई है, तो आपको पता पड़ेगा जो 2g है वो -4 हो जाएगा। दैट मीन्स g हो जाएगा -2
2f जो है वो 6 हो जाएगा, दैट मीन्स f हो जाएगा 3 और c आपका 5 है। तो बच्चों सर्किल का जो सेंटर निकल के आएगा वो होगा -g, -f, दैट मीन्स 2, -3। अब बच्चों आपके पास जो लाइन गिवन है, द लाइन इज 3x + 5y + 9। अब क्या करिए, इस लाइन में सर्किल का सेंटर डाल दीजिए। अगर सर्किल का सेंटर इसको सेटिस्फाई कर जाता है, इसका मतलब ये लाइन सर्किल के सेंटर से पास करेगी, और ये लाइन अगर सर्किल के सेंटर से पास कर रही है दैट मीन्स ये क्या हो सकती है, डायमीटर हो सकती है सर्किल का। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, 3 × 2, 5 × -3 + 9। तो कहोगे सर ये 6 आ गया, ये 15 आ गया और ये 9 आ गया। सर 9 + 6 15 होता है और 15 - 15 0 होता है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो आप कहोगे क्या ये लाइन सर्किल की डायमीटर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। हाँ हो सकती है, दिस इज योर ट्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया कैसे किया, फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट यस या नो में जवाब दीजिए। यस। स्क्रीन विजिबल है अच्छे से? हाँ। ठीक है। तो अब हम लोग बच्चों चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाले क्वेश्चन को समझने के लिए जो भी थ्योरी इन्वॉल्व होगी पहले हम उस थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। अभी हमने आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट डिस्कस किए। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको समझना होगा व्हाट इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल्स। अगर आप इसको समझ ले जाते हैं तो दैट मीन्स फिर आप ये क्वेश्चन करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपको सारे बच्चों को नेक्स्ट हेडिंग डालनी होगी, दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ये बच्चों आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी। इस नेक्स्ट हेडिंग को आप आराम से समझिए। सबसे पहले आपको नेक्स्ट हेडिंग में समझना पड़ेगा कि भाई पैरामीट्रिक फॉर्म लाइन का भी होता है, सर्कल का भी होता है। मैंने एक बार आपको लाइन का भी डिस्कशन किया था कि भाई पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे लिखते हैं। आज मैं सर्कल का डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ आपका एक बार रिवीजन करा देता हूँ। अगर आपको नहीं भी याद होगी तो आप लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म भी देख लेंगे और सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म दोनों एक साथ समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सर्कल से पहले लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म। तो जब हम लाइन के पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले मैं लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म बना रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं कि भाई कोई भी लाइन का अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म लिखना होता है तो लाइन में क्या क्या बातें गिवन होती है। ये लाइन एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही होगी, ये लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही होगी जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, जरा ध्यान से देखिएगा, और इस लाइन से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर, इस लाइन से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर मतलब फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट आपका क्या है ए, उसे सर्टेन डिस्टेंस यानी कि आर पर आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, उसका नाम होगा पी। क्या नाम होगा, पी। पी के कोऑर्डिनेट बच्चों मैं लिख देता हूँ, पी के कोऑर्डिनेट है x, y। तो यदि बच्चों आपके पास गिवन है कि लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, और फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पर आपने एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम किया है जो है x, y। तो बच्चों x, x1, थीटा, आर, इन सब में एक रिलेशन डेवलप करना होता है, उसी को हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन कहते हैं। तो बच्चों अभी हम ये लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लाइन लिख देते हैं, उसके बाद मैं सर्किल का आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों अगर आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया अगर हमको x1 y1 तक पहुंचना हो तो हम किस टेक्निक से पहुंचेंगे। तुम कहोगे सर बहुत आसान है, कहोगे सर पहले x1 चलेंगे, ठीक, और फिर हम y1 चलेंगे, तो हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, x1 y1 तक पहुंच जाएंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, पहले हम x एक्सिस के अलोंग x1 चलेंगे, फिर y एक्सिस के अलोंग अगर हम y1 चलेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट क्या बन जाएगा, x1 y1। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आप एक यहाँ पर ट्रायंगल क्रिएट करिए। उस ट्रायंगल को मतलब P से एक परपेंडिकुलर डालिए, A से एक परपेंडिकुलर डालिए और एक ट्रायंगल क्रिएट कर लीजिए। बच्चों मैंने आपको काफी बार बताया है कि अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से सेम हो जाता है।
और बच्चों यदि आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं आपको पहले भी काफी दफा बता चुका हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये बात ध्यान देनी होती है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, कि अगर ये एंगल थीटा होता है, ये लेंथ आर होती है, तो आपको ध्यान देना होता है थीटा के पास वाला होता है कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला होता है साइन थीटा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है आपकी आर कॉस थीटा, ठीक है। और बच्चों ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या बन जाएगी, आर साइन थीटा। क्या ये सारी लेंथ आपको क्लियर हो गई कि ये वाली लेंथ आर कॉस थीटा हो गई, ये वाली लेंथ आर साइन थीटा हो गई? अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड में डायग्राम में देखिए, ये आर कॉस थीटा है, ये आर साइन थीटा है, ठीक है। अब बच्चों अगर हमको पी यस। पॉइंट तक पहुंचना हो, अगर हमको पी पॉइंट तक पहुंचना हो तो हम पी पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे? तुम कहोगे सर बहुत आसान है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो पहले हम एक्स चलेंगे और फिर हम वाई चलेंगे, तो हम एक्स वाई तक पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा बेटा उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट भी करना होगा, तो रिप्रेजेंट करो। कहोगे सर पहले हम एक्स चलेंगे, तो हमने कहा ठीक है। और फिर बेटा कहोगे सर फिर हम वाई चलेंगे, ठीक। तो हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे पॉइंट पी तक। तो ये हो गई लेंथ एक्स और ये हो गई वाई। तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि भैया यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिखेगा कि जो एक्स वाली लेंथ है वो किसके बराबर हो सकती है। देखो ध्यान से बच्चों स्क्रीन पे, ये वाली जो एक्स वाली लेंथ है वो किसके बराबर हो सकती है? ये एक्स वाली लेंथ बराबर हो सकती है x1 प्लस ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ बच्चों कितनी है? आर कॉस थीटा। और ये वाली लेंथ कितनी है? x1। तो बच्चों क्या हम ये लिख सकते हैं कि ये जो x होगा वो x1 प्लस आर कॉस थीटा के बराबर होगा? लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बच्चों उसको हम लिखते हैं कि यहाँ पे जो x है वो इक्वल हो गया x1 प्लस आर कॉस थीटा। और बच्चों जो y है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा ही सिमिलर पैटर्न आपको y में भी नजर आएगा। तो आप कहोगे सर ये पूरी लेंथ जो है ना, ये पूरी लेंथ y है, लेकिन सर ये जो पूरी लेंथ y है ना, ये ऑब्टेन कब होगी? जब आप r साइन थीटा में क्या ऐड कर दोगे? r साइन थीटा में क्या ऐड कर दोगे? y1 ऐड कर दोगे, है ना। देखो ना बच्चों, ये लेंथ y1 है और ये r साइन थीटा है, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरी लेंथ क्या आ जाएगी? y आ जाएगी। तो y को आप क्या लिख सकते हैं? y1 प्लस आर साइन थीटा। समझ में आ गया? चलिए अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? तुमने कहा सर cos थीटा की वैल्यू निकालें या r की वैल्यू निकालें? चलो अच्छा, r की वैल्यू निकाल लो। r क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। बेटा यहाँ से r कितना होगा? तुम कहोगे सर यहाँ से आ आएगा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। तो सर पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? हमने कहा बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म यही होता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेस करके दिया है, लेकिन इसको लिखने का पैटर्न अलग होता है। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों प्लस आर भी हो सकता है और माइनस आर भी हो सकता है। तुमने कहा सर ये क्यों? हमने कहा बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम फिक्स पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस आर होता है, और फिक्स पॉइंट से नीचे की तरफ आते हैं तो माइनस आर होता है। तो आर अपनी वैल्यू प्लस में भी ले सकता है, माइनस में भी लिख सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। जो क्वेश्चन में डिपेंड गिवन होगा उसी के अनुसार हम काम करेंगे। अब आपको ध्यान देना होगा कि भाई ये जो अभी हमने हाईलाइट किया है, ये आपको बुक्स में यही मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। मेरे ख्याल से बच्चों आज के बाद आपको याद हो गया होगा, अगर आप भूल भी गए हैं तो भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि भाई लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस कर लेंगे ना सभी बच्चे? चलिए अब बच्चों हमारे पास दूसरी हेडिंग थी, क्योंकि हम लोग सर्कल का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, सर्कल के कुछ अपग्रेडेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हमारे पास बच्चों अब एक दूसरी हेडिंग क्रिएट होगी कि हम लोग सर्कल का भी पैरामेट्रिक फॉर्म साथ ही साथ देख लें। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म अभी साथ ही साथ देखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल हमने क्रिएट कर दिया। अब सर्कल बनाया है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना लेते हैं। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई, और सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
ये बच्चों थोड़ा सा सर्किल हमने बड़ा कर लिया, ठीक है, ये सर्किल। अब इस सर्किल का हमको पैरामीट्रिक फॉर्म लिखना है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास बच्चों गिवन है यहाँ पे कि सर्किल का सेंटर पता है और एक फिक्स पॉइंट पता है। तो जो बच्चों फिक्स पॉइंट होता है ना, वही बेसिकली सर्किल का क्या होता है, सेंटर होता है। तो आपको जैसा कि अभी हमने बताया कि लाइन में हम पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं, मैंने बताया था। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब ये होता है कि कुछ एंगल्स वगैरह को हम इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, और ये जो लाइन है ये फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। इस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। इसको एज्यूम करने वाले एच कॉमा के भी एज्यूम करते हैं, और एज्यूम करने वाले x1 y1 भी एज्यूम करते हैं। तो आपका जो मन पड़े आप वो एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप एच कॉमा के लिखेंगे तो ये एच कॉमा के ही मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक। अब बच्चों हमें एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट लिया था फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस। तो तुम कहोगे सर ये तो सर्किल है, फिक्स पॉइंट आपका सेंटर बन गया, और आर डिस्टेंस क्या हो गई सर, आर डिस्टेंस तो सीधा सीधा क्या हो गई, सर्किल की रेडियस हो गई, क्योंकि यहां से यहां तक ये क्या है, सर्किल की रेडियस है। तो हमने कहा बेटा इस फिक्स पॉइंट को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है थीटा के टर्म्स में, एच के टर्म्स में, इस तरह से। तो तुमने कहा वेरिएबल पॉइंट के सर कोऑर्डिनेट क्या है, हमने कहा बेटा बिल्कुल जैसे लाइन में किया था वैसे ही आपको सर्किल में भी करना है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे फिक्स पॉइंट जो होता है वो सर्किल का सेंटर बन जाता है, और फिक्स डिस्टेंस जो होती है वो सर्किल की रेडियस बन जाती है। अब बच्चों मैंने जैसा कि बताया था कि एक परपेंडिकुलर वगैरह इस तरह से ड्रॉप करते हैं, और एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। और फॉर्मेशन करने के बाद मैंने बताया था कि भाई ये एंगल क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। और ऊपर अगर लेंथ आर है, क्योंकि अब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कि ये कैसा ट्रायंगल क्रिएट हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गया है। और आप पहले से जानते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। मेरे ख्याल से डायग्राम में बड़ा कर देता हूँ, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्या डायग्राम बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हैं? अगर नहीं क्लियर है तो हमको बता देना। दिख रही है सारी चीजें डायग्राम में? यस सर। ओके, सारी चीजें डायग्राम में दिख रही हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। ये सेंटर है बेटा आपका एच कॉमा के। थीटा आपको नजर आ रहा है कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये थीटा है। और बच्चों लेंथ अगर आपको आर नहीं समझ में आ रही है तो ये ओपी लेंथ है आर, विच इज रेडियस ऑफ सर्किल। और ये आर है तो मैंने आपको बताया था कि ये लेंथ क्या हो जाती है, आर कॉस थीटा हो जाती है। और ये लेंथ बच्चों क्या हो जाती है, आर साइन थीटा हो जाती है। अब बच्चों सारे ही जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में काम किया था वैसे ही काम रिपीट कर दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ओ तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? कहोगे सर पहले हम चलेंगे एच और फिर हम चलेंगे के। अगर हम ऐसा करेंगे, पहले हम एच चलें और फिर यदि हम के यूनिट चलें, तो जो हम इसको देखो समझ ला देते हैं। अगर हम एच यूनिट चलेंगे फिर हम के यूनिट चलेंगे तो हम ए ओ पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। यह बात क्लियर हुई? पहले अगर हम एच यूनिट चलेंगे फिर हम के यूनिट चलेंगे तो हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, ओ पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। समझ में आया? और हमने कहा बेटा अगर हमको एक्स वाई तक पहुंचना हो तो कहोगे सर बहुत आसान है, पहले हम एक्स चलेंगे और फिर हम वाई चलेंगे, तो हम सर इस एक्स वाई वाले पॉइंट के पास भी पहुंच जाएंगे। और मैं इसको यहीं पे ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो पहले आप कितना चले हैं, एक्स चले हैं, ये लेंथ हो गई एक्स। फिर आप कितना चले होंगे वहां, मैंने खिसका दिया है लाइन को थोड़ा क्योंकि जगह नहीं है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई बी तक पहुंचने के लिए पहले आप एक्स चले होंगे, ये देखो ओरिजिन से एक्स चले होंगे, और फिर वाई चले होंगे, तब आप पी तक पहुंचे होंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? तो बच्चों यहाँ पे क्या आपको रिलेशन नजर आ रहा है? क्योंकि सर बिल्कुल आ रहा है कि जो एक्स वाली लेंथ है वो किसके बराबर है, एच प्लस आर कॉस थीटा। क्या सबको समझ में आ गया? पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया कि जो एक्स वाली वैल्यू है वो किसके बराबर है, एच प्लस आर कॉस थीटा। और जो वाई वाली वैल्यू है वो किसके बराबर है, के प्लस आर साइन थीटा। जरा ध्यान से देखिए, और यदि कोई भी पॉइंट अनक्लियर हो तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट लग नहीं रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह ये चल रहा है। बस फर्क ये है कि सर यहाँ एच कॉमा के जो होता है वो सेंटर ऑफ द सर्किल है, तो ये आपको अलग से ध्यान देना होगा कि एच कॉमा के क्या है,
ये सेंटर है किसका, सर्किल का। आर क्या है, रेडियस है किसकी, सर्किल की। ये बच्चों आपको स्पेशली याद रखना होगा। ठीक, अब मैं डायग्राम को छोटा कर देता हूँ। तो आपके पास बच्चों अगर आपके वो कभी भी कोई पूछे व्हाट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल, तो पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इतनी बातों को बताना है कि दिस इज योर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल। क्या याद रहेगा? Yes, sir. तो बच्चों आप घबराइए नहीं, क्लास के बाद आपको नोट्स जरूर मिलते हैं हर बार की तरह, तो नोट्स आपको मिलेंगे। अभी आप समझने का प्रयास करिए, नोट्स आप बाद में भी बना सकते हैं। अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए आराम से। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, और क्वेश्चन का डिस्कशन करने के बाद इस वीडियो को हम ब्रेक कर देंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो की अगर लेंथ बड़ी हो जाती है तो उसको पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उनको लगता है कि काफ़ी कुछ है, और काफ़ी कुछ के चक्कर में वो थोड़ा भी नहीं पढ़ते हैं। तो आपके पास अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, वो हो गया आपका ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन रिसेंटली आपके साथ किया था, और यदि आप पैरामीट्रिक फॉर्म को बहुत अच्छे से महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है। जरा इस इक्वेशन के पैरामीट्रिक फॉर्म को हम कंसिडर करते हैं। कहोगे सर ये एक क्या है? हमने बेटा ये लिखा है 4x² + 4y² = 25। सर आपने सर्किल की इक्वेशन दो तरीके से बताई थी। आपने बताया था सर्किल की इक्वेशन हम तब भी लिख सकते हैं जब हमको सेंटर पता हो और रेडियस पता हो। तो बच्चों मैंने बताया था कभी भी सर्किल की इक्वेशन अगर ऐसे दिखाई दे, x - x1 प्लस y - y1 तो ऐसे केस में सर्किल का जो सेंटर होता है वो x1 y1 होता है, और जो रेडियस होती है वो r होती है। ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने आपको जनरल इक्वेशन सिखाई थी। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि भैया जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें आपको सेंटर और रेडियस पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आप पैरामीट्रिक फॉर्म ही नहीं लिख पाएंगे ना, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म लिखने के लिए रेडियस और सेंटर सर्किल का पता होना चाहिए, क्योंकि फिक्स पॉइंट यहाँ पे सर्किल का सेंटर होता है। तो तुम कहोगे सर ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपने बताया था कि सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जितनी भी होती हैं सभी में x² और y² का कोफिशिएंट 1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 25/4 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है x - 0 का होल स्क्वायर, फिर लिखा है y - 0 का होल स्क्वायर = 5/2 का स्क्वायर। इसको देख करके आपको मन में प्रसन्नता आएगी, ऐसे लगेगा हो गया, हो गया, मन से आवाज निकलेगी, और इस आवाज को निकलते ही आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट था वो सर्किल का सेंटर होता है, और यहाँ पे सेंटर क्या है, 0,0, रेडियस क्या है, 5/2। तो बच्चों ये किसका काम करेगा, एच का। ये किसका काम करेगा, के का। तो सर्किल का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगा, क्योंकि सर पैरामीट्रिक फॉर्म होगा x = h + r cos θ एंड y = k + r sin θ। तो सर पैरामीट्रिक फॉर्म तो आई है। जीरो को कोई ऐड करता है क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं सर x = 5/2 cos θ एंड y = 5/2 sin θ। तो सर आपका सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये उसका आंसर हो गया, जिसको मैंने आपके साथ हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ये तो बच्चों सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है तो बच्चों हम इसको कंपेयर करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से। तो बच्चों आपको नजर आएगा जो कि 2g जो है वो -a हो गया, तो g हो गया आपका -a/2, f हो गया आपका -b/2, और बच्चों c की जगह 0 है। तो तुम कहोगे ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, सी की जगह 0 है वो हम समझ गए, क्योंकि वहां पे कुछ लिखा भी नहीं है। तो सर सेंटर क्या होता है, वो होता है बेटा -g, -f, यानी a/2, b/2। सर रेडियस क्या होती है, रेडियस बेटा हमने आपको याद करवा दी थी, वो होती है √g² + f² - c।
तो अगर सर रेडियस को सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 4 जो है 2 होकर के बाहर निकल आए। तो सर क्वेश्चन तो हो गया, ये काम कर रहा है एच का, ये काम कर रहा है के का, तो आपका आंसर निकल आएगा विच इज एक्स इज इक्वल टू एच प्लस, क्या बताया था, आर। आर क्या है बच्चों, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा। और जो y था वो था b/2 प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। मेरे ख्याल से x इज इक्वल टू एच प्लस आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए हैं। और अगर टर्म्स क्लियर हो गए तो बेटा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसी को हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म के नाम से जानते हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से? Yes. तो बच्चों ये हो गया पैरामीट्रिक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं वीडियो को ब्रेक करता हूँ और फिर से मीटिंग एंड करके दोबारा चालू करता हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करिए। तो बच्चों यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग एंड कर रहा हूँ।